एक आदमी पहाड़ पर बलूत के फल इकट्ठा कर रहा था। सामान्य दिन था। कोई तूफान नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई खबर नहीं। फिर अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबे एक जूते पर पड़ी। पुराना, सड़ा हुआ, बच्चे के आकार का। वह झुका, आसपास देखने लगा, कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर उसकी सांस रुक गई। मिट्टी के नीचे से हड्डियां निकल रही थीं, इंसानी हड्डियां। पुलिस पहुंची, खुदाई शुरू हुई। एक कंकाल मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवां। कुछ घंटों बाद दक्षिण कोरिया के हर टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, फ्रॉग बॉयज मिल गए हैं। लेकिन यह खुशी की खबर नहीं थी, क्योंकि ये वही 5 बच्चे थे जो 11 साल पहले इसी पहाड़ पर गायब हुए थे। 5 बच्चे एक साथ, दिन के उजाले में, ऐसी जगह से जहां वे बचपन से खेलते आए थे। और सबसे डरावनी बात, उनकी लाशें उस जगह से ज्यादा दूर नहीं मिली जहां हजारों पुलिसकर्मी, सैनिक और स्वयंसेवक सैकड़ों बार खोज कर चुके थे। तो सवाल था, अगर बच्चे इतने करीब थे तो 11 साल तक किसी को वे दिखाई क्यों नहीं दिए? और दूसरा सवाल, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्या किसी ने उन्हें वहां छुपाया था? अगर हां, तो कौन? और अगर वह व्यक्ति अभी भी जिंदा है, तो क्या वह पिछले 3 दशकों से दुनिया के बीच घूम रहा है, बिना पकड़े गए, बिना सजा पाए? यह सिर्फ 5 बच्चों की गुमशुदगी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे देश को बदल दिया, और आज भी जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। 26 मार्च 1991, दक्षिण कोरिया में एक असामान्य दिन था। देश में स्थानीय चुनाव हो रहे थे, इसलिए स्कूल बंद थे। बच्चों के लिए यह छुट्टी का दिन था। दाएगो शहर के 5 दोस्त सुबह अपने घरों से निकले। उनमें सबसे बड़ा 13 साल का था, सबसे छोटा सिर्फ 9 साल का। उनके नाम थे वू च्योल वॉन, जो हो योन, किम योंग ग्यू, पार्क चानिन और किम जोंग सिक। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, हम पहाड़ पर जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे मेंढकों के अंडे ढूंढने जा रहे थे। बाद में पता चला कि वे वास्तव में सलामेंडर के अंडे ढूंढने निकले थे। लेकिन मीडिया ने उन्हें फ्रॉग बॉयज कहना शुरू कर दिया, और वही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उनके माता पिता बिल्कुल चिंतित नहीं थे। क्यों होंगे? वैरयोंग पर्वत उनके घरों से ज्यादा दूर नहीं था। बच्चे वहां पहले भी कई बार जा चुके थे। ये कोई घना जंगल नहीं था, न ही कोई खतरनाक इलाका, बस एक स्थानीय पहाड़ी जहां बच्चे खेलते थे, शिकार करते थे, घूमते थे और शाम तक वापस लौट आते थे। लेकिन उस दिन वे वापस नहीं लौटे। शाम हुई, फिर रात हुई, फिर देर रात। 5 घरों में बेचैनी बढ़ने लगी। माएं दरवाजे पर खड़ी थीं, पिता टॉर्च लेकर बाहर निकल चुके थे। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सभी खोजने लगे, लेकिन कोई नहीं मिला। पहली रात खत्म हो गई और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खोज आने वाले 11 साल तक चलने वाली है। अगले दिन पुलिस शामिल हुई, फिर सेना शामिल हुई, फिर सरकार शामिल हुई, और कुछ ही दिनों में यह मामला पूरे दक्षिण कोरिया का सबसे चर्चित मामला बन गया। इतना बड़ा कि राष्ट्रपति तक इसमें रुचि लेने लगे। लगभग 3 लाख से अधिक पुलिस और सैन्य कर्मियों को खोज अभियान में लगाया गया। सोचिए, 5 बच्चों को ढूंढने के लिए 3 लाख लोग, हेलीकॉप्टर, सर्च डॉग्स, सैनिक, स्वयंसेवक, पूरा देश। लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। न कपड़े, न बैग, न जूते, न खून, न शव, न अपहरण का सबूत, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे 5 बच्चे हवा में घुल गए हों। समय गुजरता गया। 1 सप्ताह, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल। लेकिन मामला वहीं का वहीं रहा। इस दौरान कई अजीब सिद्धांत सामने आए। किसी ने कहा बच्चों का अपहरण हुआ, किसी ने कहा वे उत्तर कोरिया ले जाए गए, किसी ने कहा वे घर से भाग गए। लेकिन इनमें से किसी भी सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सबसे दुखद दृश्य बच्चों के पिता थे। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, एक ट्रक खरीदा, ट्रक पर बच्चों की तस्वीरें लगाईं और पूरे देश में घूम घूम कर अपने बेटों को खोजते रहे, सालों तक। कल्पना कीजिए, हर सुबह जागना और यह न जानना कि आपका बच्चा जिंदा है या मर चुका। यह दुहक नहीं, यह यातना है। फिर आया 26 सितंबर 2002। 11 साल बाद 2 स्थानीय लोग बलूत के फल इकट्ठा कर रहे थे, और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। वैरयोंग पर्वत पर 5 बच्चों के अवशेष मिल गए। लेकिन यहीं से कहानी और भी अजीब हो जाती है, क्योंकि यह कोई दूर का इलाका नहीं था। यह वही पहाड़ था, वही क्षेत्र जहां पहले सैकड़ों बार खोज हो चुकी थी। तो सवाल फिर उठा, अगर बच्चे यहीं थे तो पहले क्यों नहीं मिले? क्या खोज अभियान असफल था, या फिर किसी ने शवों को बाद में वहां रखा? कोई जवाब नहीं। पुलिस ने शुरुआत में कहा कि बच्चे ठंड से मरे होंगे, लेकिन परिवारों ने इस निष्कर्ष को तुरंत चुनौती दी। उन्हें यह बात समझ नहीं आई, 5 बच्चे एक साथ कैसे ठंड से मर सकते थे?
और फिर कुछ फोरेंसिक विशेषज्ञों ने एक और चौंकाने वाली बात कही। 3 बच्चों की खोपड़ियों पर गंभीर चोटों के निशान मिले, ऐसी चोटें जो किसी भारी वस्तु से लग सकती थीं। अब मामला दुर्घटना से बदलकर संभावित हत्या में बदल रहा था। और तभी जांच ने एक नया मोड़ लिया। कुछ गोलियां और कारतूस भी आसपास मिले। अब लोगों ने एक नया सवाल पूछना शुरू किया। क्या यह किसी सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ था? क्या बच्चों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? क्या कोई कवर अप हुआ था? यह सिद्धांत आज भी इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक है, लेकिन आज तक इसे साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मामले में सबसे बड़ा अपराध शायद हत्यारे ने नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों ने किया। शुरुआती दिनों में पुलिस ने अपहरण या हत्या की संभावना को गंभीरता से नहीं लिया। वे लंबे समय तक यह मानते रहे कि बच्चे घर से भाग गए होंगे। इससे जांच के शुरुआती घंटे बर्बाद हो गए, वे घंटे जिन्हें अपराध जांच में गोल्डन ऑनवर्स कहा जाता है। जब 2002 में अवशेष मिले, तब भी कई गलतियां हुईं। परिवारों और विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि घटनास्थल को सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया, जिससे महत्वपूर्ण फोरेंसिक सबूत नष्ट हो गए। और यही कारण है कि आज 3 दशक बाद भी कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वास्तव में हुआ क्या था। जब भी कोई अनसुलझा केस सामने आता है, लोग सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं, अगर यह हत्या थी तो हत्यारा कौन था? फ्रॉग बॉयज केस में भी यही हुआ, लेकिन यहां समस्या यह थी कि संदिग्ध बहुत थे और सबूत लगभग शून्य। कल्पना कीजिए, 5 बच्चे, एक पहाड़, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई मोबाइल फोन रिकॉर्ड नहीं, कोई डीएनए नहीं, कुछ भी नहीं। जांचकर्ता लगभग अंधेरे में काम कर रहे थे। कुछ प्रोफाइलर्स का मानना था कि अगर यह हत्या थी तो हत्यारा संभवतः स्थानीय व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि 5 बच्चों को एक साथ नियंत्रित करना आसान नहीं होता। एक बच्चा भाग सकता था, एक चिल्ला सकता था, एक विरोध कर सकता था, लेकिन 5? इसके लिए या तो विश्वास चाहिए था या अधिकार। ऐसा व्यक्ति जिससे बच्चे डरते हों या जिस पर भरोसा करते हों। एक शिकारी, एक स्थानीय किसान, एक सैन्य कर्मचारी, एक वन अधिकारी, एक परिचित वयस्क, ये सभी संभावनाएं वर्षों तक चर्चा में रहीं, लेकिन किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत कभी नहीं मिले। और फिर एक और भयावह संभावना सामने आई। क्या यह किसी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति का काम था? कोई ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को निशाना बनाता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो संयोग से उस दिन पहाड़ पर मौजूद था? सच्चाई ये है, हम नहीं जानते। और शायद यही इस केस की सबसे डरावनी बात है, क्योंकि कभी कभी अपराधी इतना चतुर नहीं होता कि बच निकले। कभी कभी सिस्टम इतना अंधा होता है कि अपराधी दिखाई ही नहीं देता। दक्षिण कोरिया का सबसे विवादास्पद अनुमान, जब बच्चों के अवशेष मिले तो घटनास्थल के आसपास कुछ इस्तेमाल किए गए कारतूस मिलने की खबरें सामने आईं। और यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। लोगों ने सवाल पूछा, क्या उस समय उस इलाके में सैन्य गतिविधियां थीं? क्या गोलीबारी का प्रशिक्षण चल रहा था? क्या बच्चों ने किसी अभ्यास क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था? ये सिद्धांत वर्षों तक इंटरनेट फोरम्स, टीवी बहसों, डॉक्यूमेंट्रीज और समाचार रिपोर्टों में घूमता रहा। इस सिद्धांत के अनुसार संभव है कि बच्चे किसी प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच गए हों, संभव है कि कोई दुर्घटना हुई हो, संभव है कि बाद में किसी ने सबूत छिपाने की कोशिश की हो। लेकिन समस्या वही थी, सबूत। कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला, न कोई आधिकारिक दस्तावेज, न कोई स्वीकारोक्ति, न कोई गवाह। इसलिए यह सिद्धांत आज भी सिर्फ एक सिद्धांत है, दिलचस्प, डरावना, लेकिन अप्रमाणित। फिर भी कई परिवारों का विश्वास था कि पुलिस ने हर दिशा में जांच नहीं की, और शायद कुछ सवाल ऐसे थे जो कभी पूछे ही नहीं गए। एक चीज जो इस केस को बाकी मामलों से अलग बनाती है वह है स्थान। वैरयोंग पर्वत कोई विशाल जंगल नहीं था, यह अमेजन नहीं था, यह साइबेरिया नहीं था, यह शहर के पास स्थित एक पहाड़ी थी। और फिर भी 5 बच्चे, 11 साल, और कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाया। कुछ विशेषज्ञों ने बाद में कहा, अगर अवशेष शुरू से वहीं थे तो खोज अभियान में गंभीर कमियां थीं। कुछ अन्य विशेषज्ञों ने कहा, नहीं, संभव है कि अवशेष बाद में वहां लाए गए हों। दोनों संभावनाएं डरावनी हैं। पहली संभावना कहती है देश का सबसे बड़ा खोज अभियान विफल हो गया। दूसरी संभावना कहती है कोई व्यक्ति वर्षों बाद भी अपराध के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। आप चाहे जो माने, दोनों में से कोई भी उत्तर सुकून नहीं देता। एक अपराध सिर्फ पीड़ितों को नहीं मारता, वह परिवारों को भी तोड़ देता है। फ्रॉग बॉयज केस में यह बात सबसे ज्यादा बच्चों के माता पिता में दिखाई देती है। हर जन्मदिन, हर त्योहार, हर पारिवारिक समारोह, एक खाली कुर्सी मौजूद रहती थी। माँ ने अपने बच्चों के कमरे साफ रखती थीं,
कुछ परिवारों ने वर्षों तक उनके कपड़े संभाल कर रखे। क्यों? क्योंकि उम्मीद मरना नहीं चाहती। जब कोई मर जाता है दुख होता है, लेकिन जब कोई गायब हो जाता है दुख कभी खत्म नहीं होता। आप हर फोन कॉल पर चौंकते हैं, हर अफवाह पर विश्वास करते हैं, हर खबर में उम्मीद ढूंढते हैं। और यही यातना इन परिवारों ने 11 साल तक झेली। फिर जब अवशेष मिले, दुनिया ने सोचा कि अब उन्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं मिला था। मेरे बच्चे के साथ हुआ क्या था?